ले ले। अब सवाल इससे दूसरे उठते ये है कि अगर आप एडीआर की रिपोर्ट देखें जो हर लोकसभा के चुनाव के बाद आती है, तो 2019 में जो 17वीं लोकसभा का गठन हुआ, तो जो 233 सांसद हैं उन्होंने अपनी एफिडेविट में ये घोषणा कर रखी है कि उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे हैं। 130 के आसपास है जिन पर गंभीर आपराधिक मुकदमे हैं। 29 ने खुद ही ये डिक्लेयर किया है कि उन पर हेट स्पीच के मुकदमे हैं। ये सांसदों ने खुद घोषित कर रखा है। अब अगर इस पर उसी तरह से त्वरित कार्रवाई हो जाए, और अब अदालतों में ये मामले लंबित भी हैं, अगर उसी तरह से त्वरित कार्रवाई हो जाए जैसे राहुल गांधी के मामले में हुई है, तो मुझे लगता है कि आधी संसद खाली हो जाएगी। लेकिन 17वीं लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने में सिर्फ 11 महीने बचे, और इस लोकसभा में डिस्क्वालीफाई होने वाले अकेले सांसद राहुल गांधी हैं। और गुनाह क्या, आपराधिक मुकदमों में उनका क्या, और जो मैं 130 बता रहा हूं उसमें रेप, अटेम्प्ट टू मर्डर जैसे चार्जेस हैं। और सदस्यता किसकी गई? जिस पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा है, जिस पर राजनीतिक रैली में कुछ बोला, जो उन्होंने बोला है मोदी सरनेम को लेकर के, उस पर एक मुकदमा था जिस पर उनकी सदस्यता गई। कई बार ये सवाल उठाया जाएगा कि यही तेजी अदालतों ने भी, और जो लोगों ने शिकायतें दर्ज की है उन्होंने भी, बाकी सांसदों और बाकी नेताओं के विरुद्ध ये कितनी तेजी से ये काम हो रहा है। दूसरी बात, जब अदालत ने राहुल गांधी को मौका दिया था माफी मांगने का, उन्होंने माफी नहीं मांगी, तो अदालत को जो आईपीसी की धारा 499 और 500 बताया जा रहा है, उसमें जो दंड देना था अदालत ने दंड दिया, उसके लिए 1 महीना उनको अपील के लिए मिला है। वो सजा वो अपील कर सकते हैं, ये कानूनी लड़ाई की बात है। लेकिन सियासी मसला यह है कि कांग्रेस अपने आज़ादी के बाद से अपने सबसे बुरे दौर में गुजर रही कांग्रेस, अब से सबसे बुरे दौर का चुनावी प्रदर्शन कर रही कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को इस तरीके से निकलने के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी हमलावर है, तो इससे ये सवाल उठता है कि क्या वास्तव में राहुल गांधी जो सवाल खड़े कर रहे, उससे बीजेपी जैसी मजबूत और मोदी सरकार जैसी शक्तिशाली सरकार कहीं परेशान तो नहीं है। दूसरी बात, ये सवाल तब भी उठता है, जो आपने ईडी सीबीआई की बात की, ये सवाल तब भी उठता है कि जब एकनाथ शिंदे की सरकार जो बनी है बीजेपी के समर्थन से, उसमें कितने लोगों के खिलाफ ईडी और सीबीआई के सम्मन सरकार बनने से पहले गए थे, और सरकार बनने के बाद उन विधायकों में से कितने को तलब किया गया, कितने से पूछताछ की गई, कितने के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की, ये सवाल पूछा जाएगा। दूसरी बात, पिछले 1 वर्ष में, जहां तक मुझे याद पड़ता है, अगर 1 वर्ष 2 वर्ष की बात की जाए, अगर भारत का कोई राजनेता सबसे ज्यादा पैसे के साथ गिरफ्तार हुआ है, तो वो कर्नाटक में बीजेपी के घर का व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। 8 करोड़ रुपए, मुझे नहीं पता कर्नाटक पुलिस ने कैसे छापा डाला या ये कार्रवाई हुई, लेकिन 8 करोड़ रुपए कैमरे पर दिखाए गए कि नेता के यहां से मिले हैं। अगले दिन उसको जमानत मिली है। ईडीआई सीबीआई वहां कहां थी? 12 लाख करोड़, 10 लाख करोड़, 8 लाख करोड़ की बात होती है कि अडानी के शेयर नीचे आ गए, उसमें आम निवेशकों का भी पैसा है। एलआईसी का 30,000 करोड़ है। 27 जनवरी के बाद एलआईसी ने आज तक क्यों नहीं डिक्लेयर किया कि जो 30,000 करोड़ अडानी की कंपनी में लगे थे वो अब कहां पहुंचे हैं? सवाल उठाया जाएगा। कब? जब सरकार सेबी जो मार्केट की नियामक है, उसने भी इतनी बड़ी शेयरों के घटने के बाद, जो हमारा देश का गौरव उद्योगपति जो नंबर 2 पर पहुंच चुके थे, वो 35वें और 25वें पर चले गए, लेकिन मार्केट रेगुलेटर सेबी ने अपनी तरफ से कोई जांच इनिशिएट क्यों नहीं की? इसके अलावा सीबीआई, ईडी, ये सब आंख के सामने घटता रहा, उनकी तरफ से कोई जानकारी क्यों नहीं हुई? दूसरा, वित्त मंत्रालय की तरफ से ऐसी कोई जानकारी, ऐसी कोई क्यों नहीं इंक्वायरी गठित की गई? तब सवाल पूछा जाएगा और तब सवाल उठेगा। क्यों सुप्रीम कोर्ट के कहने पर दिल्ली का मेयर का चुनाव होगा? क्यों सुप्रीम कोर्ट के कहने पर अडानी के खिलाफ कमेटी बनाई जाएगी? तो ये सवाल तब उठेगा, विपक्ष का ये सवाल उठेगा, और हम भी अपनी भूमिका का निर्वाह करते हुए सवाल उठाएंगे। लेकिन सवाल उठाने से जो दागी हैं, जो दोषी हैं, इसके आवरण से बचने की कोशिश करेंगे तो ऐसा भी नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद जो तात्कालिक प्रतिक्रिया आपको विपक्ष के नेताओं की मिल रही है, उसमें सबसे ज़्यादा अगर मैं बयान देख पा रहा हूँ तो अरविंद केजरीवाल का है। अरविंद केजरीवाल ने हमेशा ये कोशिश अपने आप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक करने से बहुत बचा के रखा था, लेकिन 2-3 दिनों से जिस तरह की भाषा
का प्रयोग वो प्रधानमंत्री के खिलाफ कर रहे हैं, जिस तरह की बातें वो कर रहे हैं 2-3 दिनों से जो आक्रामक हुए हैं, और इसका क्या मतलब हो सकता है। और दूसरी बात, एक मौका विपक्ष के सारे लोगों को मिला है कि मजबूत और तेज और 2024 के इलेक्शन में 100 किलोमीटर आगे चल रही भारतीय जनता पार्टी को घेरने का, तो विपक्ष इसे सुनहरा अवसर भी मान रहा है। लेकिन दीर्घकालिक रणनीति और 2024 तक विपक्ष के नेता इस तरह से एक मुश्त और लामबंद हो पाएंगे कि नहीं, ये बड़ा सवाल है। अभी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लड़ने का कोई कारगर उपाय 2024 में विपक्ष खोज पाएगा कि नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है।